क्यों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैसेज कर दें। ठीक है भाई, चलो जी भाई, ठीक। अब अपन चलते हैं, कल पढ़ाया था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं अपन? विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा। ये कल वाला ही टॉपिक चल रहा है भैया ना, विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा। देखो, सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं। देखो, कल ग्राफ बनाया था ना मैंने। अब तुम बोलोगे भाई यूं तो नहीं बनाया था सर ने, वो ये तो बनाया था ना इस तरह से, तो वही ग्राफ को इस तरह से बना सकते हैं, बात एक ही है अपने पास, ठीक है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है यहां से यहां तक का पूरा का पूरा, तो ये इसकी विड्थ हो गई कि नहीं हो गई अपने पास। और वैसे मैंने ये भी बताया था कि स्क्रीन पर क्या बनता है, यहाँ पर ये ब्राइट स्पॉट बनता है, इसी को अपन सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल स्पॉट भी कहते हैं भाई अपने पास, ठीक है। तो बात आ गई होगी समझ में मेरे हिसाब से, तो अपने पास इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं, एक बार वापस इरेज कर देता हूं मैं, ये बताने के लिए किया था, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा केवल अपने को। देखो, तो ये आ गया अपने पास, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया अपने पास, तो ये विड्थ इसकी ले लेंगे अपने पास। अब अपन यहां से चलते हैं एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए। एक तो लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये एंगल जो है मैं 2 थीटा ले रहा हूं भाई। क्या ले रहा हूं मैं? 2 थीटा, ठीक है। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर लेंस था, ये स्क्रीन थी, तो फोकस पे था कि नहीं था मैंने बताया था, L2 के फोकस पर स्क्रीन थी अपने पास, तो ये हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो है वो कितनी ले लेता हूं मैं? 2x। ये टोटल विड्थ हो गई इसकी अपने पास, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। आगे अपन चलें, ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये प्राइमरी मिनिमा है, और ये भी क्या है? प्राइमरी मिनिमा है, क्योंकि दोनों साइड में चलते हैं कि नहीं चलते हैं अपने पास। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन जो है वो बिटवीन द टू प्राइमरी मैक्सिमा, टू प्राइमरी मिनिमा हो रहा है अपने पास। ये बिटवीन टू प्राइमरी मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा अपीयर्ड ऑन ए स्क्रीन। क्लियर? तो अब अपन चलें, एज यू नो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा, और फिर ये भी बताया था मैंने थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा अपॉन ए। मिनिमास के लिए कंडीशन है फॉर ए प्राइमरी मिनिमा, प्राइमरी मिनिमा के लिए वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, सो दैट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लेमड़ा अपॉन ए, एंड टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगी बताओ? चलो भाई, ये 2 थीटा है, देन आंसर आ गया 2 लेमड़ा अपॉन ए। ये सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर टोटल एंगुलर विड्थ हो गई। ये तो एंगुलर विड्थ है, रियल विड्थ तो ये है कि नहीं है अपने पास। तो टोटल विड्थ है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ये फाइंड करनी है अपने को। अब अपन चलेंगे 2x कैसे फाइंड करेंगे। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला सब जानते हो। देन क्या रहेगा? एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन क्या हो जाएगा? f, एंड 2x इज इक्वल टू 2 थीटा f हो जाएगा, एंड 2x इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन a। इट इज ए टोटल विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हाफ निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देना, हाफ आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। जुड़ा हुआ है ना मेरा वाला? हाँ हाँ सारे, हाँ सभी आधार कार्ड यही कर लोगे क्या? अच्छा बोल दिया आपने। इसमें पैटर्न ये है, वो तो डायरेक्ट। अच्छा नहीं, फिर भी यूं करके यूं कर लेना। हाँ
ये हो गया ये, चलो जी भाई। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं, देखो सबसे पहले ये हो गया डिफ्रैक्शन, तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये इंटरफेरेंस हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। देखो भाई, इंटरफेरेंस भी आप पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत इजी इजी डिफरेंस खुद ही जो पढ़े हुए हैं उसमें से ही देख लो। देयर आर टू सोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में टू सोर्स होने चाहिए एंड ओनली वन सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए डिफरेंस। तो फर्स्ट तो अपने पास क्या हो गया, इसमें टू सोर्स होने चाहिए और इसमें क्या रहता है, ओनली वन सोर्स, एक सोर्स से ही काम चल जाता है भाई। तो आ गया समझ में फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद में आता है सेकंड, सोर्स सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट फॉर इंटरफेरेंस, क्योंकि कंडीशन है अपने पास, तो सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए इसमें। इसमें कोहेरेंट हो या नॉन कोहेरेंट हो, क्योंकि सिंगल ही सोर्स होता है अपने पास, तो कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट जैसी कोई कंडीशन है नहीं होती है। तो सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट फॉर इंटरफेरेंस एंड एनी सोर्स इज यूज्ड इन ए डिफ्रैक्शन। ये सेकंड हो गई। उसके बाद में अपन एक चलते हैं, थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर में अपन चलते हैं, ऑब्स्टेकल एंड एपरेचर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस। कोई स्लिट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने पास, तो अपन क्या लिखेंगे, ऑब्स्टेकल एंड एपरेचर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, एपरेचर और ऑब्स्टेकल इज ए रिक्वायर्ड और इज ए मस्ट कंडीशन फॉर ए डिफ्रैक्शन। ये अपने पास है, थर्ड नंबर हो गया। फिर आ जाओ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में वो लिख दो फ्रिंज विड्थ वाली अपने पास, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल इन इंटरफेरेंस, और डिफ्रैक्शन में मैंने कल बताया था डिफरेंट होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमाज आर नॉट इक्वल इन ए डिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट और बता देता हूं, ये है इसमें फिफ्थ नंबर, कि इसमें यह है इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। मिनिमा मीन्स अपने पास डार्क फ्रिंज हो गया, तो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा में बी जीरो इन इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी जो है वो में बी जीरो भी हो सकती है, बट अपने पास क्या होगा इसमें, इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस और मिनिमाज इज ए नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। इसमें अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो सकता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली जीरो चल सकता है। तो ये डिफरेंस है, तुम्हारे जो पीडीएफ भेजा हुआ है उसमें लिखे हुए हैं, वहां से और पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी है तो समझाने जैसा कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, डिफरेंस नेक्स्ट चलता हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल एंड फ्राउनहोफर रिफ्रैक्शन, बिटवीन ए फ्रेनल एंड ए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो भाई, ये टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन है। फर्स्ट तो है फ्रेनल,
एंड सेकंड है फ्रॉनहोफर। तुम्हारे सिलेबस में केवल फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन है और वो स्टडी अपन कर भी चुके हैं, फ्रेनेल का नहीं है, तो वो अपन पढ़ाएंगे भी नहीं। इनमें डिफरेंस जरूर तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेनल एंड ए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फर्स्ट मैं बता देता हूं अपने पास फ्रेनल में, यहां से अपन चलते हैं। डिस्टेंस आर लिमिटेड इन फ्रेनल डिफ्रैक्शन एंड इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिस्टेंस आर अनलिमिटेड अपने पास। तो ये फर्स्ट हो गया, डिस्टेंस है लिमिटेड, ये लिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड डिस्टेंस होती है भाई, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया इसका। सेकंड नंबर अपन चलते हैं, इसमें अपने पास एंगल्स आर इंपॉर्टेंट इन फ्रेनल डिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्टेंसेज आर इंपॉर्टेंट इन फ्रेनल डिफ्रैक्शन एंड एंगल्स आर इंपॉर्टेंट इन ए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें अपने पास डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, थर्ड नंबर आते हैं, कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट। कैलकुलेशन जो होती है इसकी वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमारे सिलेबस में है नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, एंड रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली नहीं है, 100% नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगे, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आते हैं। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कैलकुलेशन इज वेरी इजी एंड रिजल्ट्स आर 100% अक्योर रहता है अपने पास। तो 100% एक्यूरेसी किस में आ जाएगी, फ्रॉनहोफर में आ जाएगी, ये बात यहां पर हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं, ओनली वन डिफ्रैक्टर कैन बी यूज्ड इन ए फ्रेनल। अब तुम बोलोगे डिफ्रैक्टर क्या है, ऑब्स्टेकल और अपर्चर को डिफ्रैक्टर बोलते हैं भाई। जैसे मेरा हाथ ऑब्स्टेकल हो गया तो लाइट रे आई, तो ये डिफ्रैक्टर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि लाइट इसी से डिफ्रैक्ट होगी, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्टर। तो ओनली वन डिफ्रैक्टर इज रिक्वायर्ड इन फ्रेनल। फ्रॉनहोफर में वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है अपने पास, वन से ज्यादा भी ले सकते हैं अपने पास। तो मोर देन वन भी चल सकता है और इसमें वन ही होता है अपने पास। ये चार डिफरेंस हैं, बहुत है, रटने हैं और कुछ है नहीं उपाय इसका। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट। देखो भाई, रिजॉल्विंग लिमिट क्या है अपने पास, वो मैं यूं समझा देता हूं। ये टू लाइंस हैं, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब अपन जैसे इसको अपनी आई से देख रहे हैं या माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं या फिर टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, और आप इनको सेपरेट देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड एंड इमेज ऑल्सो सेपरेटेड, क्योंकि तुम्हारी आई पे जो इमेज बन रही है वो भी सेपरेट ही बन रही है कि नहीं बन रही है। अब तुम बोलोगे बोले ऐसा ही होता है हमेशा ही कि तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो सेपरेट अगर हैं तो सेपरेट इमेज बनती है, नहीं भी होता है ऐसा, मैं बताता हूं। अब ये दो लाइंस हैं, ये है भाई, ये दो लाइंस हैं। जो भी बच्चे इस समय अपने पास ऑनलाइन देख रहे हैं, तुमको ये दो लाइन नहीं दिखेगी, ये कितनी दिखेगी, एक ही दिखने लग जाती है। और अगर किसी को दो दिख भी रही है तो थोड़ा दूर जाओगे तो फिर अपने पास ही क्या हो जाएगी, वो एक सिंगल लाइन ही दिखने लग जाएगी। अब देखो एक बार, ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन इनकी इमेज क्या हो रही है, सिंगल हो रही है कि नहीं हो रही है। और बता देता हूं मैं, देखो अपने पास में कोई पेड़ है, अपने पास नीम का पेड़ मान लेते हैं, तो जब अपन पास में खड़े रहते हैं तो उसके डालियां पत्ते सब अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया भी अलग अलग दिख जाती है, सारा का सारा, ठीक है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेटेड है।
और सेपरेट इमेज बन रही है अपनी आंख पर। अब अपन क्या करते हैं कि मान लो कि उसी पेड़ को अपन 3-4 किलोमीटर से देखते हैं, 3 और 4 किलोमीटर से आप देखते हैं। जब आप इतने डिस्टेंस से अगर देखेंगे, अब आप ये बताओ कि पत्ते अलग अलग दिखेंगे क्या आपको? ये बताओ, नहीं दिखेंगे। आपको पेड़ तो दिखेगा, ट्री तो दिखेगा अपने पास ऐसा का ऐसा ही, वो नीम का पेड़ दिखेगा, बट उसकी डालियां पत्ते सब अलग अलग है, नहीं दिखेंगे, सेपरेट नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या गड़बड़ हो रही है? ऑब्जेक्ट तो सेपरेट है पर इमेज सेपरेट नहीं हो पा रही है। इमेज जो है कोइंसाइड हो गई कि नहीं हो गई, या अपन यूं कहें कि ओवरलैप हो गई, इमेज सारे के सारे मिक्स हो गए कि नहीं हो गए अपने पास। तो अब मैं बता देता हूं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, minimum distance between two objects by which image can be separated by a optical instrument। तो देखो, टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन का वह मिनिमम डिस्टेंस जहां से इसकी इमेज भी जो है सेपरेट बनाई जा सके, इनके बिटवीन की मिनिमम डिस्टेंस क्या, किसको क्या बोलेंगे अपन? है रिजोल्विंग लिमिट। जैसे मान लो कि अपन जो है ये दो लाइंस हैं, इनको अगर आप 2 mm से सेपरेट देख सकते हैं, इससे कम में नहीं देख सकते हैं, तो रिजोल्विंग लिमिट कितनी हो गई आई की? 2 mm हो गई। मतलब अपनी आई जो है 2 mm की डिस्टेंस पर जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनको रिजोल्व कर सकती है, और उससे कम हुई तो फिर रिजोल्व नहीं कर, ज्यादा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 में तो कर ही लेगी अपने पास। तो रिजोल्विंग लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया अपने पास? डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स at which two different images can be seen or different images separated by an optical instrument, it is called a resolving limit, and power to resolve is called a resolving power। तो अपन ये कहें कि सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की सेपरेट इमेज बनाने की कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। आ गया होगा समझ में रिजोल्विंग पावर एंड रिजोल्विंग लिमिट का मीनिंग समझ में। अब अपन एक और चीज चलते हैं, रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्विंग लिमिट। तो अपन ये कह सकते हैं रिजोल्विंग पावर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्विंग लिमिट। ये ध्यान रख लेना बस, रिजोल्विंग लिमिट। तो रिजोल्विंग लिमिट जितनी डिक्रीज होगी रिजोल्विंग पावर उतना ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। ये इसको समझने का मेथड है। अब मैं आगे चलता हूं, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पढ़ा रहता हूं भाई। रिजोल्विंग पावर ऑफ है टेलीस्कोप। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आप जानते ही हैं, ये टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब ये है इसको समझने का तरीका, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये रेडियस सेंट्रल मैक्सिमा की, ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा अपने पास। ठीक है, देखो भाई आजकल तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल है नहीं रिजोल्विंग पावर की इनकी, तो मैं थोड़ा सा यूं ही बता देता हूँ ब्रीफली। अकॉर्डिंग टू रेले, रेले नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने स्कैटरिंग के बारे में भी बताया था। रेले ने ये बताया था कि कोई भी पैटर्न जो बनता है डिफ्रैक्शन का, कोई भी इमेज बनती है किसी भी चीज की, जैसे मान लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज बन रही है, तो इमेज इज ए ग्रुप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब उस इमेज में अपने पास किसका पैटर्न होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। एंड एज वी नो, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स सेंट्रल मैक्सिमा कैन बी सीन ऑन द मिड ऑफ है स्क्रीन। तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया अपने पास, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो गई अपने पास? आर हो गई, एंगल कितना हो गया? हाफ थीटा, एंड डायमीटर और एपरेचर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस इज टेकन एज ए कैपिटल डी। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अकॉर्डिंग टू रेले, रेले ने ये बताया था
according to Rayleigh, theta is given as a 1.22 lambda upon a d। ये कैलकुलेट किया था भाई रेले ने, और थीटा इज इक्वल टू आती है 1.22 लैम्बडा अपॉन ए डी। अब फॉर टेलीस्कोप ये रिजॉल्विंग लिमिट मानी थी भाई रेले ने, ये इसको क्या माना था उन्होंने, ये रिजॉल्विंग लिमिट है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कितना आ जाएगा, 1 अपॉन थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल। देन वी गेट ए, बोलो 1 अपॉन 1.22 लैम्बडा अपॉन क्या आएगा कैपिटल डी। देन वी गेट ए, बोलो जी भाई RT is equal to D upon 1.22 lambda, so that RT is proportional to capital D, RT is proportional to 1 upon a lambda, lambda increase, R decrease, lambda decrease, R increase. It is maximum for violet color and minimum for a red color, क्योंकि violet color के लिए lambda minimum होगा, तो ये क्या हो जाएगा, maximum हो जाएगा। तो RT is a maximum for a violet color, और D is a diameter और aperture of objective lens। देखो भाई, अब एक चीज बता देता हूं मैं, 11th चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर ज्यादा होता है कि नहीं होता है, एपरेचर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा लिया जाता है, टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो अपने पास क्या लिखेंगे, एपरेचर और डायमीटर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर टेलीस्कोप इज टेकन ए मोर देन आईपीस टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। देखो भाई, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर दोनों में डिफरेंट है। मैग्नीफाई का मतलब तो होता है एनलार्ज करके देखने की कैपेसिटी, और रिजॉल्विंग पावर का मीनिंग क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देखने की कैपेसिटी। तो कोई भी अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कब होगा, रिजॉल्विंग पावर भी होना चाहिए एंड मैग्नीफाइंग पावर भी होना चाहिए। तो एनलार्ज करके देखने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो उनको नियर बाय या सेपरेट देखने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन माइक्रोस्कोप का पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद। लाओ जी, क्या बन गया, हाँ 21 अप्रैल 2002। अब क्या करें इसको, तो आप ही निकलवा लाना। कहाँ, यहीं पे, और लेमिनेशन के लिए तो वो 50 में लेगा दुकान वाला। अच्छा, है ना, वो प्लास्टिक वाला आ जाता है ना पाउच। तो आपके पास नहीं है क्या वो? अच्छा, तो कराई लाना ना, पूरा काम है आपको, हैं? मंगवा लो। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। देखो भाई, इसमें दो मेथड है और दोनों ही बता देता हूं, इसको कर दो ना कनेक्ट। अच्छा, तो सबसे पहले तो तुम्हारी बुक वाला मेथड बता देता हूं और एक एनसीईआरटी का मेथड है, दोनों ही चलते हैं। ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ले लिया अपन ने, एल ले लिया, ठीक है। यहां से अपन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इज टेकन स्मॉल डी, एंगल इज टेकन एज ए थीटा। तो एंगुलर विड्थ बिटवीन अपने पास आ गया है यहाँ से। एज वी नो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एल अपॉन डी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। एंड बाय रेले
बाय रेले, वही वाला वैसा का वैसा ही, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, सो दैट क्या रहेगा इसमें 1.22 लैम्बडा अपॉन डी इज इक्वल टू एल अपॉन डी, एक तो फॉर्मूला ये, एंड एल इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डी अपॉन कैपिटल डी। माइक्रोस्कोप में इसको रिजॉल्विंग लिमिट लेते हैं भाई, ये है रिजॉल्विंग लिमिट। आ गया रिजॉल्विंग लिमिट का, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट, तो ये एल हो गई कि नहीं हो गई डिस्टेंस, ये रिजॉल्विंग लिमिट हो गई। h1 भी लेते हैं इसमें, ये लो ऐसे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई कि नहीं हो गई अपने पास, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 भी चलती है, रिजॉल्विंग लिमिट हो गई। देन रिजॉल्विंग पावर क्या आएगा, आर एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एल, देन आर एम इज इक्वल टू 1.22 lambda upon d and Rm is equal to d upon 1.22 lambda, सॉरी एक सेकेंड, LD है ना इसमें, lambda d, ये लो जी lambda d। अब है Rm is proportional to capital D, Rm is proportional to 1 upon lambda and Rm is proportional to 1 upon D। तो ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये दोनों इंक्रीज तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं भाई। चलो जी भाई, फॉर्मेशन ऑफ है वेव फ्रंट, ये टॉपिक जो है वेव फ्रंट के पास में रह गया था, तो अभी करा देता हूँ, नहीं फिर छूट जाएगा। तो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ है वेव फ्रंट। देखो भाई कैसे बनता है, सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर ले रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाता है सारा खेल। ये कॉनकेव मिरर है, सपोज दैट लाइट रेज इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आ रही है अपने पास लाइट रेज, ठीक है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज आज कन्वर्ट टू फोकस, सारी की सारी अपने पास। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ये इंसिडेंट रेज हो गई। अब रेज के परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट हो गया अपने पास, तो इट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। एंड इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, प्लेन, आ गया होगा समझ में कैसे हुआ, प्लेन हो गया कि नहीं हो गया, तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज यूं आएगी, ये यूं आ जाएगी, ये इधर चली और ये यहां से आ गई। देखो इंसिडेंट रेज है, दीज लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इन तीनों के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। अब देखो एक बार, एक यूं है, ये यूं है और ये यूं है, ये परपेंडिकुलर तीनों के नहीं हो सकता। तो अब अपने पास देख लो बोले, मैं जो बना रहा हूं ये तीनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, कैसे देखो, ये तीनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, रीजन बता देता हूं मैं। ये सर्कल बन गया, ये सर्कल हो गया, तो ये रेडियस हो गई कि नहीं हो गई, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर रेडियस कितने एंगल पर होती है, हमेशा ही 90 के एंगल पर होती है अपने पास, तो ये एंगल भी 90,
ये भी 90 और ये भी कितना हो जाएगा 90। तो ये वेव फ्रंट जो होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल हुआ या फिर स्फेरिकल हुआ या फिर प्लेन हुआ। कैसा वेव फ्रंट बना, स्फेरिकल। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड और वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल हो गया भाई हमारे पास। ये इसका तरीका है समझने का। इट मीन्स अपने पास क्या हुआ, बाय कॉनकेव लेंस प्लेन वेव फ्रंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका वाइस वर्सा अपोजिट ले लो। अब सेकंड नंबर, ये वाइस वर्सा ले लिया अपने पास। अब वाइस वर्सा कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले लाइट रेज जो है वो फोकस से ले लेते हैं अपने पास। ये लाइट रेज चली, सपोज दैट सोर्स प्लेस्ड एट ए फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इंसिडेंट हो गया अपने पास वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, स्फेरिकल। अब अपन चलते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। These light rays are incident and these light rays are reflected. Then reflected wave front is formed. ये reflected हो गया and reflected wave front is a plane. So that spherical wave front can be converted into plane wave front by using a concave mirror. Next अपन चलते हैं, इसमें लेंस ले रहा हूं भाई यूज में मैं। देखो ये लेंस है, यहां से ये देखो, पहले लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूं मैं, आ जाएगा समझ में। ये लो और ये इधर ले लिया, देखो ये इधर चले, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हो गया, प्लेन हो गया अपने पास। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हो गया भाई प्लेन। अब यहां पर अगर वेव फ्रंट बनाओगे तो ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, ये हो गया भाई स्फेरिकल। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो था प्लेन था, प्लेन वेव फ्रंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल। वाइस वर्सा ले ही लेंगे अपन, क्या चलेगा इसमें वाइस वर्सा अगर आप लेंगे तो। ये रिवर्स कर दें इस क्वेश्चन को। अब इसके फोकस से कोई सोर्स ले लेते हैं, ये लाइट रेज कमिंग फ्रॉम फोकस, देन सबसे पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, इट इज स्फेरिकल। ये इंसिडेंट है, ये स्फेरिकल। नाउ दीज लाइट रेज आर आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्टेड हो गया and it is a plane wave front, so that a spherical wave front can be converted into plane wave front by using convex lens. Next अपन चलते हैं, इसमें प्रिज्म ले लेता हूं मैं। देखो जी भाई, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म यहां से चलते हैं अपन, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, प्लेन है भाई, ये प्लेन है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब अपन चलते हैं, प्रिज्म से लाइट जब निकलती है तो वो तो अपने पास उसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जैसा कुछ ही नहीं चलता है, अलग तरीके से चलती है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रिज्म, कौन सी रे जो है ना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी प्रिज्म में, फर्स्ट नंबर। क्यों फर्स्ट नंबर को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, और मिनिमम किसको करनी पड़ेगी, थर्ड नंबर को, क्योंकि थर्ड नंबर ग्लास में थोड़ी सी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अपन ये देखें, मैक्सिमम डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो ये डेंसर मीडियम में चलेगी, और वो ज्यादातर कौन से मीडियम में चलेगी, रेयरर मीडियम में चलेगी। इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और उसकी स्पीड क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। तो पहले कौन बाहर निकलेगी, पहले कौन इमर्ज होगी,
थर्ड नंबर वाली पहले इमर्ज होगी, फर्स्ट नंबर वाली बाद में इमर्ज होगी। तो अपने पास जो वेव फ्रंट बनेगा ना भाई वो यूं बनता है इसमें। ये इसको समझने का तरीका, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, ये इमर्जेंट वेव फ्रंट है, इमर्जेंट वेव फ्रंट। एंड ये भी प्लेन है, तो प्रिज्म में प्लेन वेव फ्रंट प्लेन ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे? ये देखो, ये यूं जा रहा था, अब वो यूं चला गया अपने पास, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। ये समझ में आ ही गया होगा। ये फर्स्ट नंबर की लाइट रे को इसमें चलना पड़ता है तो स्लो चलेगी। अब वो अपने पास फास्ट चलेगी तो देखो वो कहाँ पहुंच चुकी है, आगे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस किस में ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम में चलती है। ठीक है, टाइम हो गया है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी अपन कल स्टडी करेंगे मंडे को। थैंक यू।